हेलो डियर, एक बार फिर से स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 17 सितंबर 2018 को पहले शिफ्ट में हुआ था एक क्वेश्चन पेपर। तो इसमें विज्ञान के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब के सब क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे, साथ में साथ पूरे डिटेल्स के साथ उनको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। आपके ऑप्शन थे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन। तो जो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, पहला वाला, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हरे पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके भोजन का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, पौधे क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन, याद रखिए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज अणुओं को बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन, कौन कौन से, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जल का प्रकाश ऑक्सीजन का स्रोत है। श्वसन क्या होता है, हवा को अंदर खींचना होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पत्तियों के रंध्र के माध्यम से पानी का वाष्पीकरण होता है। उत्सर्जन क्या होता है भैया, जीव से अपशिष्ट हटाने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण के बल को डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। आपके ऑप्शन है आवेग, द्रव्यमान, त्वरण, वजन। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन चौथा, वजन। ठीक है, वजन क्या है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के बल का एक माप होता है। ठीक है, त्वरण क्या होता है, त्वरण को वेग के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। संवेग क्या होता है भैया, संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया गया है। आवेग क्या होता है, बल और समय के गुणनफल को आवेग के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर करती है। आपके ऑप्शन है लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, दाब, सामग्री। तो जो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दाब। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। एक चालक का प्रतिरोध दाब पर निर्भर नहीं करता है। सामग्री का प्रकार किसी तत्व को चालक या प्रतिरोधक या अर्धचालक के रूप में परिभाषित करता है। जब हम सूत्र प्रतिरोध R बराबर PL/A जानते हैं, जहां P क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है, L लंबाई होती है और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से प्रतिक्रिया करती है। तो आपके जो ऑप्शन हैं तांबा, चांदी, लेड, एल्यूमिनियम। तो जो इसका आंसर है भाई आपका आंसर 4, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है, यह धातु भाप के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। इसको Al से डिनोट किया जाता है। इसकी प्रतिक्रिया निम्नलिखित है, यानी जो इसकी अभिक्रिया होती है कैसे होती है, यह होती है 2Al + 3H2O को जब आप करते हैं, इनका करवाते हैं रिएक्शन, तो ये आपको मिलता है Al2O3। यानी जो Al की 2 भाग हैं और O3 का कितना, 3 आयन मिलकर क्या बनाते हैं, Al2O3, और 2H2 आपका बच जाता है। इस प्रकार की अन्य धातुएं लौह Fe और जस्ता Zn, लेकिन ये धातुएं गर्म या ठंडे जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। चांदी, लेड और तांबा जल से प्रतिक्रिया नहीं करती है, चाहे वह जल तरल है या गैस के रूप में हो। ठीक है, याद रखिएगा, चांदी, लेड, तांबा जल से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, धावन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं। तो जो इसके ऑप्शन है आपके 8, 5, 7, 10। तो जो इसका आंसर है भाई, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, 10 अणु होते हैं। इसके पॉइंट देख लेते हैं। धावन सोडा में जल के अणुओं की संख्या 10 है। हम जानते हैं कि धुलाई सोडा के लिए आणविक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का पुनः क्रिस्टलन धावन सोडा देता है। धावन सोडा में जल क्रिस्टल के रूप में मौजूद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन नियत तापी है, कबूतर, मगरमच्छ, मेढक, मछली। तो जो इसका आंसर है कबूतर। कबूतर क्या है, नियत तापी है। पक्षी वर्ग नियत तापी गर्म रक्ती प्राणी होते हैं।
पक्षी वर्ग पक्षियों का प्रतिनिधित्व करता है और उनकी विशिष्ट विशेषताएं क्या होती हैं, पंख, चोंच और आगे के भाग जो पंखों में संशोधित होते हैं। नित्यतापी प्राणी वे हैं जो शरीर के निरंतर तापमान को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, मत्स्य वर्ग के बारे में जान लेते हैं। ये गिल अक्षर वाले कशेरुकी हैं, जिनमें से डिजिट के साथ लिंग अंग नहीं होते हैं। ये जलीय प्राणी हैं जिन्हें आमतौर पर मछलियां कहा जाता है। सरीसृप क्या होते हैं? ये टेट्रापॉड कशेरुकी हैं, जिनमें या तो 4 लिम्ब हो सकते हैं या वे सांप जैसे 4 लिम्ब के पूर्वजों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगला है उभयचर। उभयचर क्या होता है? उभयचर जलीय और साथ ही स्थलीय निवास में रह सकते हैं और उनमें से अधिकांश के 2 जोड़े लिम्ब होते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसे लवण का उदाहरण है जो 7 से कम पीएच का एक जलीय घोल देता है? तो ऑप्शन है आपके सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 अमोनियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अमोनियम क्लोराइड। इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड ऐसे लवण का एक उदाहरण है जो 7 से कम पीएच का एक जलीय घोल है। हम अमोनियम क्लोराइड को NH4Cl के बीच प्रतिक्रिया जानते हैं। जैसे NH4Cl प्लस H2O का जब आप अभिक्रिया कराते हैं तो NH4OH प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड बनता है। जल के साथ मिश्रित होने पर अन्य सभी लवण क्षारीय घोल देते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 18 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 4 C के आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या है? तो ऑप्शन है आपके 24 जूल, 72 जूल, 7.2 जूल, 4.5 जूल। तो जो इसका आंसर है भाई, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 72 जूल। ठीक है, इसको हल करके हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया है आवेश की मात्रा Q बराबर 4C दिया है और जो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर है ना वो भी कितना दिया है? 18 वोल्ट दिया है। देखिए कह रहा है ना 18 वोल्ट विभवांतर और 4C बिंदु पर। ठीक है, आवेश तो आपके पास मिल गया है Q बराबर 4C, विभवांतर V बराबर 18 वोल्ट। ठीक है, अब किया गया कार्य W बराबर क्या होता है? Q इंटू V होता है। तो Q इंटू V बराबर 4 गुणा 18, तो 18 चौका कितना हो जाएगा? 72। तो 72 जूल जो हुआ है कुल कार्य हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस, तरल और गैसीय रूप में मौजूद हो सकता है? आपके ऑप्शन है उपधातु, अक्रिय तत्व, अधातु, धातु। तो जो इसका आंसर है भाई, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 अधातु। ठीक है, इससे कुछ समझ पॉइंट्स देख लेते हैं। अधातु ठोस, तरल और गैसीय रूप में मौजूद हो सकते हैं। और जो अधातुओं के भौतिक गुण को देख लेते हैं, जो घनत्व के माध्यम से क्या है, अधातुओं में घनत्व क्या होता है? कम होता है। चमक क्या होता है? हीरो और आयोडीन क्रिस्टल को छोड़कर अधातुओं में चमक नहीं होती है। भंगुरता के आधार पर देखते हैं, ठोस अधातु भंगुर होती हैं, कुछ अधातु नरम होती हैं। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, यह एक अपवाद है जो सबसे ठोस प्राकृतिक पदार्थ है। तन्यता और लचीलापन के आधार पर देखते हैं, गैर धातुएं न तो तन्य होती हैं और न ही लचीली होती हैं। उष्मा और विद्युत की चालन के आधार पर देखेंगे, अधातु ग्रेफाइट को छोड़कर उष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। यानी जो ग्रेफाइट होता है या विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है और बाकी सब क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। भौतिक अवस्था साधारण तापमान पर अधातु ठोस, तरल और गैस के रूप में होती है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, ठोस में क्या क्या है? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। और तरल में क्या हो जाता है? ब्रोमीन। और गैस में क्या होता है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पश्चिम छोर की ओर से देखने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली क्षैतिज विद्युत रेखा के ठीक नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो आपके ऑप्शन है क्या? वामावर्त, दक्षिणावर्त, विद्युत के प्रवाह के समानांतर, विद्युत के प्रवाह के लंबवत। तो जो इसका आंसर है भाई, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पहला वाला, वामावर्त। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। पश्चिम छोर की ओर से देखने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली क्षैतिज विद्युत रेखा के ठीक नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त होगी। ठीक है, एम्पियर के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार जब एक धारा ले जाने पर वाले चालक को दाहिने हाथ में अंगूठे के साथ रखा जाता है और सभी उंगलियों चालक के चारों ओर सीमित कर दी जाती हैं तो चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा। देख लेते हैं इसको जरा कैसे दिखा रहा है। देखिए ये आपका हो गया
ये आपका हो गया पूर्व, ऊपर की तरफ क्या होता है, पूर्व होता है, नीचे होता है पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, अब देखेंगे जो ये धारा बह रही है किस दिशा में बह रही है, ये यहाँ से अगर चल रही थी उंगली की दिशा में, उंगली की दिशा में है, तो अगर आप ऊपर की तरफ इस तरह से अंगूठे को पकड़े हैं तो ये जो धारा बहेगी ये बहेगी वामावर्त यानी दक्षिणावर्त बहेगी। जब हम अपना हाथ ऐसे चालक पर रखते हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में धारा के साथ बह रही है, तो संलग्न उंगलियां पश्चिम से देखने पर वर्तमान की दक्षिणावर्त दिशा दिखाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका विखंडन, पुनर्जनन, वानस्पतिक जनन, लैंगिक जनन। तो जो इसका आंसर है आपका वानस्पतिक जनन, ऑप्शन नंबर 3। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। वानस्पतिक जनन क्या होता है? जनन का एक प्रकार है जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है। वानस्पतिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें नए पौधे जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि पौधों के वानस्पतिक भाग से नई संतानें आती हैं, इसलिए इसका नाम वानस्पतिक जनन है। ठीक है, अगला देखते हैं विखंडन। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें से एक एकल कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होती है। पुनर्जनन क्या है? यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। यह अपने खोए हुए हिस्सों को फिर से विकसित करने के लिए एक साधारण जीव की क्षमता है। ठीक है, जैसे छिपकली होती है। लैंगिक जनन क्या है? दो अलग अलग मूल कोशिका के जीन एक नए व्यक्ति का निर्माण करने के लिए एक साथ आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कह रहा है आमतौर पर धन विद्युतीय तत्वों की संयोजकता डैश 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 होती है। ऑप्शन है आपके 2 1 0, 4 3 2, 1 2 3, 0 1 2। तो जो इसका आंसर है भाई, इसका आंसर है 1 2 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों को दान करने की प्रवृत्ति वाले परमाणुओं को धन विद्युतीय परमाणु कहा जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों को दान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धन विद्युतीय परमाणु कहते हैं। और परमाणु एक धनात्मक आयन M+ में परिवर्तित हो जाता है जिन परमाणुओं में उनके संयोजक सेल 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनों को खो देंगे। ठीक है, कुछ उदाहरण जैसे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये 3 तत्व नोबल गैस नियान के साथ विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं। ठीक है, किसके साथ? नियान के साथ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों में लचीलापन डैश 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 उत्तकों के कारण होता है। ऑप्शन है आपका दारू जिसे जाइलम कहते हैं, पोषवाह जिसे फ्लोएम कहते हैं, दृढ़ोतक स्केरनाइकामा जिसे कहते हैं, और श्लेषोतक जिसे कोलेनकाइमा कहते हैं। तो जो इसका आंसर है भाई, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 श्लेषोतक। ठीक है, जिसको कोलेनकाइमा कहते हैं। ठीक है, श्लेषोतक में जीवित कोशिकाएं होती हैं और सेलुलोज की उपस्थिति इसकी विशेषता है। और श्लेषोतक युवा द्विबीजपत्री जो होते हैं तनों में एक यांत्रिक उत्तक है और यांत्रिक सहायता और लोच प्रदान करता है। यह उन अंगों को लचीलापन प्रदान करता है जिनमें यह पाया जाता है। यह एक पौधे के विभिन्न भागों को मुख्य रूप से युवा बढ़ते हुए तने को बिना तोड़े आसानी से मोड़ने में सक्षम बनाता है। ठीक है, दारू क्या होता है? दारू वह उत्तक है जो पौधे में जड़ों में से पत्तियों तक पानी पहुंचाता है। पोषवाह क्या होता है? पोषवाह एक परिवहन उत्तक है जो संवहनी पौधों में पाया जाता है, जो पौधों में भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और दृढ़ोतक क्या होता है? दृढ़ोतक आमतौर पर मृत कोशिकाएं होती हैं और वे पौधों को संरचनात्मक सहायता प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि अल्ट्रासाउंड निकाल सकता है? जो पराध्वनि तरंग होती है इसमें से कौन सा जानवर है जो निकाल सकता है? ऑप्शन है आपके पतंगा, दूसरा है सूंस, एक प्रकार की मछली होती है सूंस। ठीक है, शार्क, हाथी। तो जो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है आपका 2 सूंस, एक प्रकार की मछली होती है जो निकाल सकती है। सूंस पराध्वनि निकाल सकती है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को पराध्वनि कहा जाता है। चमगादड़, चूहे, डॉल्फिन आदि पराध्वनि निकाल सकते हैं। पराध्वनि तरंगों के विभिन्न अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। घड़ियों के मशीनरी भागों और हवाई जहाज की सफाई के लिए, समुद्र की गहराई के मापन के लिए इसका उपयोग अल्ट्रासोनोग्राफी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक चिन्ह लैटिन से लिया गया है? ऑप्शन है आपका क्लोरीन, कार्बन, लौह, एल्युमिनियम। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर है भाई आपका ऑप्शन नंबर 3 लौह का। ठीक है, लौह
जिसका कार्बनिक जो परमाणु क्रमांक होता है वो 26 होता है, का रासायनिक चिन्ह लैटिन से लिया गया है। इसका रासायनिक चिन्ह Fe है, जो लौह के लैटिन नाम फेरस से लिया गया है। और क्लोरीन, जिसका रासायनिक चिन्ह क्या है, Cl, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। कार्बन का C होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। एल्युमिनियम का Al होता है और इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जब एक पिंड पर एक असंतुलित बल लागू होता है तो इसके डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ऑप्शन है आपका वजन, द्रव्यमान, गति, आकार। तो जो इसका आंसर होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गति। इससे संबंधित कुछ व्याख्या देख लेते हैं। जब तक एक पिंड पर असंतुलित बल लगाया जाता है तब इसकी गति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम में कहा गया है कि किसी वस्तु के संवेग को परिवर्तन की दर बल की दिशा में लागू बल के समानुपाती होती है। यानी F बराबर m इंटू ए। F लागू बल है, m पिंड का द्रव्यमान है और a उत्पादित त्वरण होता है। चूंकि गति के परिवर्तन की दर त्वरण है और इसलिए जब एक असंतुलित बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो यह गति के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगला है कि एक बल 1.0 किग्रा वस्तु की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देती है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जो इसका ऑप्शन है आपका 8 जूल, 32 जूल, 24 जूल, 16 जूल। तो जो इसका आंसर है भाई, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 24 जूल इसका होगा। इसको करके देख लेते हैं। देखिए, वस्तु का द्रव्यमान m बराबर दे रखा है 1 किलो और वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर 4 मीटर पर सेकंड दे रखा है और अंतिम वेग बदलकर जो 8 मीटर पर सेकंड हो जाती है ये भी दे रखा है। और जो कुल शुद्ध कार्य w बराबर होता है गतिज ऊर्जा अंतिम वेग के दौरान और माइनस गतिज ऊर्जा प्रारंभिक वेग के दौरान। अब इसको रख के देख लेते हैं समीकरण में। देखिए, w बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर ना। v क्या है आपका प्रारंभिक और u अंतिम। ठीक है, तो देखिए सॉरी ये अंतिम है, ये प्रारंभिक है। तो 1/2 1 गुणा 8 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1/2 1 4 का स्क्वायर हट करें तो 8 इकाई 8 यानी 8 8 16। ठीक है, सॉरी 8 8 64 और 64 गुणा 1 कराएंगे और 64 का आधा हो जाएगा 32। देखिए, ठीक है, देखिए 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा और 64 का जब आधा कर देंगे, यही तो है, देखिए ये है 64 का जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अभी आपका 32 हो गया। अब जब इसको करेंगे ये आएगा 4 चौक का 16 और 4 चौक का 16 में 1 का गुणा कराएंगे 1 ही हो जाएगा और एक इसका आधा निकाल लेंगे। जब आधा निकालेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, तो हो जाएगा 32 माइनस 8 बराबर कितना 24 जूल। ठीक है, तो उसके द्वारा कितना बल द्वारा किया गया था कार्य, हो गया 24 जूल का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जब पिंड एक वृत्ताकार पथ पर चलता है तो केंद्र की ओर परिक्रामी पिंड पर कार्य करने वाला बल डैश डैश कहलाता है। ऑप्शन है आपका सामान्य बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, कोणीय बल। तो जो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर चलता है तो केंद्र की ओर परिक्रामी पिंड पर कार्य करने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, जो परिक्रमा करता है तो उसमें जो पिंड पर बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। पिंड को एक समान वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल की जरूरत होती है। अभिकेंद्रीय बल तब कार्य करता है जब एक पिंड एक गोलाकार पथ में घूमता रहता है। ठीक है, और जो बल इस त्वरण का कारण बनता है और पिंड को एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखता है जो केंद्र की ओर कार्य करता है। इसका और देख लेते हैं। एक होता है सामान्य बल, यह किसी पिंड पर लगने वाले धक्के या खिंचाव के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे यह अपने स्थान से विस्थापित हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? यह दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल है और उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निषेचित अंडा युग्मज डैश में प्रत्यारोपित हो जाता है। ऑप्शन है आपके गर्भाशय ग्रीवा, अंडाशय, योनि, गर्भाशय। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गर्भाशय में। ठीक है, इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। निषेचित अंडा युग्मज गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। अंडे को फैलोपियन ट्यूब में निषेचित किया जाता है और फिर गर्भाशय की यात्रा करता है और यह गर्भाशय के उत्तक स्तर में प्रत्यारोपित होता है। जब निषेचित अंडा स्वयं को गर्भाशय की दीवार पर उत्तक में धकेलता है तो इसे आरोपण कहा जाता है।
गर्भाशय ग्रीवा क्या होता है? यह एक संकीर्ण ट्यूब है जो योनि को गर्भाशय से जोड़ती है। अंडाशय क्या है? ये प्राथमिक महिला यौन अंग है और ये महिला युग्मक डिंब और डिंब ग्रंथि हार्मोन का उत्पादन करती है। योनि क्या होता है? योनि होता है जिसे जन्म नली के रूप में भी जाना जाता है। एक नली है जो गर्भाशय के निचले हिस्से को गर्भाशय के बाहर हिस्से गर्भाशय ग्रीवा से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम को दर्शाता है? तो आपके जो ऑप्शन हैं ये है, जब एक बस अचानक शुरू होते ही है तो यात्रियों को पीछे की ओर एक झटका मिलता है। दूसरा ऑप्शन है, तेज गति वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ने के दौरान फील्डर धीरे से चलती गेंद अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है। तीसरा ऑप्शन है, एक रॉकेट का प्रक्षेपण। चौथा ऑप्शन है, जब हम पैडल मारना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। तो जो न्यूटन का गति का तीसरा नियम था वो रॉकेट पर आधारित है, यानी ये रॉकेट को प्रक्षेपण करती है। तो जो इसका आंसर है एक रॉकेट का प्रक्षेपण। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन की गति के तीसरे नियम को दर्शाता है। न्यूटन के तीसरे नियम में कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा एक समान और विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। जब रॉकेट को प्रज्वलित किया जाता है तो यह अपने थ्रस्टरों से गैसों को छोड़ता है, जिससे एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलती है। एक गेंद को पकड़ने के दौरान अपने हाथ को पीछे खींचने वाला एक फील्डर न्यूटन की गति के दूसरे नियम का आवेदन करता है, दूसरे नियम को फॉलो करता है। ठीक है, अगला है पॉइंट, न्यूटन के गति के दूसरे नियम में कहा गया है कि किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर बल की दिशा में लागू बल के समानुपाती होती है, यानी यह बराबर m/a, जहाँ f क्या होता है? बल होता है, m द्रव्यमान होता है और a त्वरण होता है। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, जो न्यूटन के गति के पहले नियम का आवेदन करती है, यानी जो न्यूटन का गति का पहला नियम है उसे दर्शाती है। ठीक है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम में कहा गया है कि हर वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान गति में रहती है जब तक कि बाहरी बल की कार्रवाई से वह अपनी अवस्था को बदलने के लिए मजबूर न हो। जब हम पैडल मारना बंद करते हैं तो साइकिल पर लगने वाले घर्षण बल के कारण साइकिल धीमी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भौतिकी में कार्य को किस रूप से परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है आपका, किसी बल ने किसी वस्तु पर कार्य किया लेकिन उसे विस्थापित नहीं किया है। तो आपको पता है कि अगर वस्तु पर आप कोई वस्तु है, इस पर बल लगाते हो और फोर्स लगाते हो और ये वस्तु विस्थापित नहीं होती है तो वहाँ पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, यानी कार्य नहीं होगा वहाँ पर। वस्तु विस्थापित हुई है, वस्तु विस्थापित हो, ठीक है, वस्तु आप विस्थापित कर रहे हो, इस दिशा में कर रहे हो कि इस दिशा में कर रहे हो कि इस दिशा में कर रहे हो, इस दिशा में कर रहे हो, यानी दिशा का ज्ञान नहीं है तो ये भी सही नहीं है। एक बल ने वस्तु पर कार्य किया, ठीक है, बल ने वस्तु पर कार्य किया, पर किस दिशा में किया? समान दिशा में किया कि नहीं किया? ये भी आपका सही नहीं होगा। उपरोक्त सभी आपके ऑप्शन क्या है? बी और सी सही है, ए और बी सही है, ए और सी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। देख लेते हैं, हम जानते हैं कि कार्य W बराबर F × S है। F बल है, S क्या है? विस्थापन है। यदि बिना किसी विस्थापन के किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो यह किए गए कार्य को परिभाषित नहीं करेगा, यानी आपने बल लगाया वस्तु पर और वह विस्थापित नहीं हुआ तो वहाँ पर कार्य 0 होगा। यदि वस्तु विस्थापित हुई है तो यह स्पष्ट है कि क्या इसे बल दिशा में विस्थापित किया गया है या नहीं, यानी जिस दिशा में आप बल लगाकर विस्थापित कर रहे हो अगर इस दिशा में विस्थापित नहीं हुआ है तो यह कार्य को परिभाषित नहीं करेगा। एक बल वस्तु पर कार्य कर रहा है लेकिन हम नहीं जानते कि किया गया कार्य बल की दिशा में है, समान है या नहीं है, तो यह भी कार्य नहीं कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? ऑप्शन है आपका गैस, निर्वात, तरल, ठोस। तो इसका आंसर होगा आपका ठोस में। ठीक है, ध्वनि एक स्थानीय विक्षोभ से ज़्यादा कुछ नहीं है जिसका प्रसार कणों के बीच टकराव द्वारा किया जाता है। यह एक विक्षोभ एक अनुदैर्ध्य तरंग में फैलती है जिससे कि एक कण दूसरे कण से टकराता है और फिर कण अगले कण से टकराता है, इसी प्रकार आगे भी होता है। यह एक यांत्रिक तरंग है जिसे यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की गति तरल की तुलना में ठोस में अधिकतम है और गैसों में सबसे धीमी होती है। ध्वनि की गति ध्वनि तरंगों द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी एक प्रत्यास्थ माध्यम से प्रसार करती है। गैसीय माध्यम में ध्वनि के वेग निम्न समीकरण द्वारा आप देख सकते हैं। ठीक है, ध्वनि की गति
समान भौतिक स्थितियों के तहत किसी दिए गए माध्यम में सभी आवृत्तियों के लिए लगभग समान रहती है। ठीक है। पदार्थ की एक अवस्था अलग अलग रूपों में से एक है जिसमें पदार्थ मौजूद हो सकता है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की अब अवस्थाएं आपको पता है 4 होती हैं, ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा। ठीक है। ठोस अवस्था पदार्थ के 4 मूलभूत अवस्थाओं में से एक है जिसमें घटक, कण, आयन, परमाणु आदि एक साथ पैक किए जाते हैं। ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक है और गैसों में सबसे कम है। अच्छा, माध्यम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर कितनी गति कितनी रहती है। देखिए, गैस में देखेंगे, अगर वायु में देखेंगे 0 सेंटीग्रेड पर तो 331 मीटर पर सेकंड होती है, और वायु में देखेंगे अगर 20 सेंटीग्रेड पर तो यह 343 मीटर पर सेकंड होती है। हीलियम में यह 965 मीटर पर सेकंड होती है। हाइड्रोजन में 1284 मीटर पर सेकंड होती है। तरल में देखेंगे जल में देखेंगे तो 1402 मीटर पर सेकंड होती है और 1428 मीटर पर सेकंड भी होती है। समुद्री जल में 1522 मीटर पर सेकंड होती है। तांबा में यह 3560 मीटर पर सेकंड, इस्पात में 5941 मीटर पर सेकंड, ग्रेनाइट में 6000 मीटर पर सेकंड, एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल होती हैं। तो मुझे विश्वास होगा कि दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पर नया चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक लेकर, एक अलग से प्रश्न के संग्रह को लेकर। तो तब तक के लिए बाय बाय।